हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने अकाउंटेंसी के ऊपर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ को शुरू किया हुआ है। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम ट्रायल बैलेंस के ऊपर इम्पॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको ट्रायल बैलेंस में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए या फिर आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा। यह आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो बिना टाइम को वेस्ट किए अपने वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अ ट्रायल बैलेंस इज अ। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? ये एक रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, स्टेटमेंट है या लेजर है? देखिए, सिंपली ट्रायल बैलेंस जो है वो एक स्टेटमेंट है। क्या है? वो एक स्टेटमेंट है, यानी कि लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि जितने भी बैलेंस है उसकी सिंपली ये लिस्ट है। ठीक है ना? तो राइट आंसर सी आएगा। ठीक है ना? ट्रायल बैलेंस को हम कहते हैं लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। ठीक है ना? लिस्ट ऑफ बैलेंसेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रायल बैलेंस इज द डैश फेज इन द अकाउंटिंग प्रोसेस। जो ट्रायल बैलेंस है वो अकाउंटिंग प्रोसेस में कौन से फेज में आता है, यानी कि इसका स्टेप क्या है? देखिए, सबसे पहले हम जर्नल बनाते हैं, उसके बाद हम लेजर बनाते हैं और उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ये कौन सा स्टेप हुआ? तो ये सिंपली थर्ड स्टेप हुआ। ठीक है ना? ये सिंपली थर्ड स्टेप हुआ। तो उस हिसाब से राइट आंसर आएगा, राइट आंसर सी आएगा। ओके, राइट आंसर सी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस इज टू। तो हम ट्रायल बैलेंस बनाते क्यों हैं? उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखिए, ट्रायल बैलेंस बनाने का सिंपली एक जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो सिंपली ये होता है कि हमें चेक करते हैं कि जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है लेजर अकाउंट की वो है कि नहीं है। ये सिंपली हमें बताता है कि अकाउंट्स जो हैं वो टैली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड के इक्वल है कि नहीं। तो इसका सिंपली राइट आंसर बी आएगा, असरटेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अ लेजर अकाउंट। ठीक है, तो राइट आंसर बी आएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड अंडर विच सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो ट्रायल बैलेंस जो है वो कौन से सिस्टम के अंडर हम प्रिपेयर करते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है? तो सिंपली वो डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर ही बेस्ड होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, डबल एंट्री सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ ट्रायल बैलेंस। तो इनमें से जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं हमें 4, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एक्यूरेट है? किसके अकॉर्डिंगली? ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंगली। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लेजर, इट इज़ अ प्रूफ ऑफ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, इट इज़ अ वर्किंग पेपर यूज्ड बाय अकाउंटेंट्स, इट मस्ट बी प्रिपेयर्ड ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर। तो देखिए, पहले तो ये एक डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट, यानी कि अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है। ये सिर्फ हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाते हैं। तो ये लेजर का पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल आ जाती है तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि जो अकाउंट है वो एब्सोल्युटली एक्यूरेट है, जो उनमें कोई भी एरर नहीं हुआ है। तो ये भी बिल्कुल सही बात नहीं है। और ना ही ये एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है। ये किसी भी, जिसे कहते हैं ना, दिन को बना सकते हैं हम, किसी भी डेट को बना सकते हैं अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए। तो इसका राइट आंसर सी है कि ये सिर्फ एक वर्किंग पेपर है जो कि अकाउंटेंट्स यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर सी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द ट्रायल बैलेंस टैलीज इट इंडिकेट्स दैट। अगर ट्रायल बैलेंस टैली करता है, यानी कि जो डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड के इक्वल है, तो इसका क्या मतलब है? तो देखिए, इसका सिंपली ये मतलब है कि जो बुक्स हैं वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई गलती ना हुई हो या फिर हमने कुछ भूल से कुछ गलत ना कर लिया हो। इसका सिंपली ये मतलब होता है कि जो बुक ऑफ अकाउंट्स हैं वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट हैं। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर बी आएगा। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ ट्रायल बैलेंस कंटेन्स द बैलेंसेस ऑफ। जो ट्रायल बैलेंस है उसमें कौन से नेचर के बैलेंसेस होते हैं, कौन से अकाउंट के नेचर के बैलेंसेस होते हैं? क्या वो रियल और पर्सनल सिर्फ होते हैं, नॉमिनल और रियल सिर्फ होते हैं, पर्सनल रियल या फिर नॉमिनल तीनों होते हैं, या फिर एसेट और लाइबिलिटी सिर्फ हम उनको रिकॉर्ड करते हैं? तो इसका राइट आंसर आएगा कि उसमें रियल, पर्सनल, नॉमिनल तीनों टाइप के अकाउंट्स को हम जो है क्या करते हैं, उनका बैलेंस जो है हम टैली करने के लिए यूज करते हैं। तो राइट आंसर इसका सी आएगा कि पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स, ऑल टाइप ऑफ अकाउंट आर कंटेन्स द बैलेंसेस ऑफ इन द ट्रायल बैलेंस। इसका सिंपली ये मतलब है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स नॉर्मली हैज़ अ डेबिट बैलेंस। तो कौन से अकाउंट का नॉर्मली डेबिट बैलेंस होता है? देखिए एक छोटी सी बात कि डेबिट बैलेंस किस किस का होता है। तो डेबिट जो बैलेंस है, ठीक है ना, वो या तो एसेट का होगा या एक्सपेंस का होगा, ठीक है ना। या तो वो किसका होगा, डेबिट जो बैलेंस है एसेट का होगा या एक्सपेंस का होगा। तो हमें इनमें से देखना है कि क्या कोई आइटम एक्सपेंस की है या एसेट की है। अगर हम ये देखेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा हमें कि किसका डेबिट बैलेंस होगा। तो क्रेडिटर्स, देखिए क्रेडिटर्स वो होते हैं जो जिनको हमें पे ऑफ करना होता है। ये किसकी, ये एक बिजनेस की लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी का जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। सेल्स इनकम है इसीलिए उसका क्रेडिट बैलेंस है। कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी है तो इसीलिए उसका भी क्रेडिट बैलेंस है। लेकिन जो परचेजेस हैं वो हमारे लिए एक्सपेंस आप कह सकते हो होते हैं, इस वजह से ये क्या होता है, इसका डेबिट बैलेंस होता है। तो राइट आंसर सी आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, लाइबिलिटीज, रेवेन्यूज एंड पेबल जर्नली शो अ डैश बैलेंस। तो मैंने ऊपर ही एक्सप्लेन कर दिया। देखिए लाइबिलिटी, रेवेन्यूज या फिर पेबल्स जिसे हम कहते हैं जो हमें अमाउंट देना है, इट इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी। ओके, तो उनका कौन सा बैलेंस होता है? तो उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो उनका कौन सा बैलेंस होता है? उनका क्रेडिट बैलेंस आता है। तो राइट आंसर बी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड रिसीवेबल्स जर्नली शो अ। देखिए अब क्या मतलब है कि एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड रिसीवेबल्स। अब मैंने ऊपर आपको बताया था एसेट और एक्सपेंसेस का तो डेबिट बैलेंस होता है। अब आप सोचेंगे कि रिसीवेबल्स क्या हैं। देखिए रिसीवेबल्स भी होते हैं जो पैसा आपको मिलना है, या तो वो आपके डेटर्स हो सकते हैं, ठीक है ना, डेटर्स हो सकते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है। तो ये भी आपके लिए क्या होता है, करंट एसेट ही होता है। तो उसको भी हम एसेट में ही इंक्लूड करते हैं। तो इनका सिंपली डेबिट बैलेंस होता है। तो राइट आंसर ए आएगा। ओके, तो राइट आंसर ए आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मैनी मेथड्स आर जनरली यूज फॉर प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। एक ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास कितने मेथड हैं? तो हमारे पास एक मेथड है, दो मेथड है, तीन मेथड है या चार मेथड है? तो हमारे पास तीन मेथड हैं। ठीक है ना, हमारे पास कितने मेथड हैं? तीन मेथड्स हैं। अब वो तीन मेथड्स कौन कौन से हैं? एक होता है बैलेंस मेथड, एक होता है टोटल मेथड और एक होता है कंपाउंड, जो कि मिक्सचर होता है किसका, बैलेंस और टोटल का। ठीक है ना, तो आंसर आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास बैलेंस बनाने के तीन बैलेंसेस होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। इन द टोटल्स मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस, टोटल्स मेथड में हम सिंपल है कौन से बैलेंसेस लेते हैं या कौन से अमाउंट लेते हैं। मैं स्पेसिफिकली करूँ तो कौन से अमाउंट लेते हैं हम टोटल मेथड में? तो देखिए नाम ही स्पेसिफाई कर रहा है टोटल। उसमें हम डेबिट साइड का बैलेंस और क्रेडिट साइड का बैलेंस जो होता है ना, उसका टोटल लेते हैं सिंपली। तो अब हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ओनली द नेट बैलेंसेस ऑफ अकाउंट इज शोन। देखिए सिर्फ नेट बैलेंस जो है ना वो बैलेंस मेथड में लिया जाता है। तो इसमें क्या लिया जाता है, टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ ईच लेजर अकाउंट आर शोन। बिल्कुल, क्या हम डेबिट साइड के टोटल और क्रेडिट साइड के टोटल हर एक लेजर अकाउंट के जो है शो किए जाते हैं टोटल मेथड में। तो राइट आंसर बी आएगा। ओके, तो राइट आंसर बी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, विच मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन प्रैक्टिस। तो मोस्ट वाइडली यूज्ड
जो ट्रायल बैलेंस का मेथड है वो सबसे ज़्यादा एक ही है, जो है बैलेंस्ड मेथड। बैलेंस्ड मेथड ही कॉमनली यूज्ड होता है, ठीक है ना, बैलेंस्ड मेथड ही कॉमनली यूज्ड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है द बैलेंसिस मेथड हेल्प्स डायरेक्टली इन, जो बैलेंस मेथड है वो हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? लोकेटिंग एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, देखिए ये तो नहीं है। प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द लेजर। तो देखिए जो बैलेंस मेथड है ना, उसमें हम बैलेंसेस लेते हैं और वही बैलेंसेस हम सिंपली शो करते हैं फिर अपनी ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में। तो सिंपली वो हमें फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, ठीक है ना, बी इसका राइट आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 15 है अंडर द टोटल कम बैलेंस मेथड हाउ मैनी अकाउंट कॉलम्स आर प्रिपेयर्ड। देखिए जब हम टोटल कम बैलेंस, जिसे कंपाउंड मेथड भी कहते हैं या कम्प्लेक्स मेथड आप कह सकते हो, जब हम वो प्रिपेयर करते हैं तो हमें कितने अकाउंट बनाने पड़ते हैं? तो सिंपली हम क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि आप जब सिंपली बनाते हो तो क्या बनाते हो, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। उसमें आप सिंपली क्या बनाओगे, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, तो फिर उसके बाद डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, यानी कि उसमें एक साइड आप टोटल शो करोगे और एक तरफ बैलेंस शो करोगे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से कैलकुलेट आपने कर लिया होगा कि कितने बनेंगे। तो सिंपली फोर अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर सी है, ठीक है ना, सी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाई इज द टोटल कम बैलेंस मेथड रेयरली यूज्ड। तो टोटल कम बैलेंस मेथड को बहुत कम क्यों इस्तेमाल किया जाता है? देखिए सिंपली क्योंकि ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है ना, और कोई एडिशनल स्पेशल पर्पस को भी ये वो डिलीवर नहीं करता। ये नहीं है कि इसका हमें कोई अलग से फ़ायदा हो जाता है, तो इस वजह से हम इसका यूज़ नहीं करते। और ज़्यादातर मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि हम किसका यूज़ करते हैं, हम बैलेंस मेथड का ही यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, ठीक है ना, बी इज द। तो क्वेश्चन नंबर 17 है इन द बैलेंस मेथड इफ एन अकाउंट हैज़ अ जीरो बैलेंस। अगर हम बैलेंस मेथड का यूज़ कर रहे हैं और किसी अकाउंट का जीरो बैलेंस है तो क्या सिग्निफाई कर रहा है? तो सिंपली हम क्या करेंगे, उसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इट मे बी इंक्लूडेड विद अ जीरो इन द कॉलम फॉर इट्स नॉर्मल बैलेंस। तो हम नील बैलेंस शो कर सकते हैं, जीरो बैलेंस बता सकते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर बी आएगा, सॉरी, तो राइट आंसर बी है। तो राइट आंसर बी आएगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है द टोटल ऑफ द डेबिट कॉलम ऑफ अ ट्रायल बैलेंस शुड एग्री विद द टोटल ऑफ द क्रेडिट कॉलम बिकॉज ऑफ। देखिए जो ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस है, ठीक है ना, या फिर डेबिट कॉलम है, सिंपली बैलेंस तो नहीं मैं बोलूँगा, डेबिट कॉलम है, वो क्रेडिट कॉलम से टैली करना चाहिए, मतलब कि वो दोनों जो हैं इक्वल होने चाहिए। इसका पीछे का कारण क्या है? क्योंकि ड्यूल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट है, फॉर एवरी डेबिट देयर शुड बी इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट, ठीक है ना। तो हर एक डेबिट के लिए इक्वल क्रेडिट होना चाहिए। तो उस जिसे कहते हैं ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट कॉलम है वो क्रेडिट कॉलम के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर है बी, ओके। तो राइट आंसर इसका बी है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है व्हेन यूजिंग द बैलेंस मेथड सैंड्री डेटर्स रिप्रेजेंट। जब हम क्या यूज़ करते हैं, हम बैलेंस मेथड यूज़ कर रहे हैं तो सैंड्री डेटर्स क्या बताते हैं? देखिए सैंड्री डेटर्स ये किसके लिए यूज़ होता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे इंडिविजुअल छोटे मोटे खर्चे होते हैं, उनको हम एक ही कॉलम के अंदर शो करने के लिए सैंड्री डेटर्स बता देते हैं, जिनके लिए हम अलग से अकाउंट नहीं बनाते। मैं ये बोलूँगा कि जैसे हमने पोस्टेज के लिए एक बनाया, हमने टेलीग्राफ के लिए अगर बनाया, और एक किसी से हमने लेना है, कोई पर्सन है एक्स, तो उन सब के हम बनाते रहेंगे तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा अकाउंट बन जाएंगे। तो सैंडी डेटर्स जो होता है वो एक कलेक्टिवली हम उसमें हम जो चीज़ हम जिनके लिए अलग से
अकाउंट नहीं बनाते वहाँ पर शो कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम ऑप्शन, इसका राइट आंसर उस हिसाब से क्या आ गया, द टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल डेबिट बैलेंसेज ऑफ कस्टमर, ठीक है, बिल्कुल इसका राइट आंसर बी ही आएगा। क्या, द टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल डेबिट बैलेंस ऑफ कस्टमर, जितने भी टोटल हैं ऑल इंडिविजुअल डेबिट बैलेंस के कस्टमर्स के, हम एक जगह पर बता देंगे, सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। व्हेन प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस कैपिटल अकाउंट इज प्लेस्ड इन द, जब हम क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हेन प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस कैपिटल अकाउंट इज प्लेस्ड इन द, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट को हम कहाँ रखते हैं, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में, या वो इंक्लूड ही नहीं होता, या सस्पेंस अकाउंट में। देखिए कैपिटल अकाउंट का जिसे कहते हैं ना बैलेंस क्या होता है, तो सिंपली हमें यह पता है कि कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसीलिए जो कैपिटल अकाउंट है वो कौन सी साइड में आएगा, तो वो क्रेडिट कॉलम में आएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर बी है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। ट्रायल बैलेंस फॉर्म्स द बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग, तो हम ट्रायल बैलेंस के बेस पर क्या बनाते हैं, तो सिंपली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ठीक है ना। ये तो इजी काफ़ी क्वेश्चन आ गया, बट आपको याद रखना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं हम ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ़ अ ट्रायल बैलेंस इज नॉट प्रिपेयर्ड, अगर ट्रायल बैलेंस को हम नहीं प्रिपेयर करेंगे तो इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू, वो मतलब क्या चीज़ हमारे लिए इम्पॉसिबल या फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगी, रिकॉर्ड डेली ट्रांजैक्शन, पोस्ट टू द लेजर, नो द प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, एक्यूरेटली ओपन अ बैंक अकाउंट। तो देखिए अगर हम जो हैं ट्रायल बैलेंस को नहीं बनाएंगे तो हमें प्रॉफिट और लॉस या फिर फाइनेंशियल पोजीशन है एक्यूरेटली पता नहीं चलेगी, क्योंकि हमें ये नहीं पता चलेगा कि जो डेबिट है वो क्रेडिट के साथ टैली हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर सी आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, द ट्रायल बैलेंस रिप्रेजेंट्स ट्रांजैक्शंस फॉर अ, जो ट्रायल बैलेंस है वो कौन से पीरियड के लिए जो है ट्रांजैक्शंस शो करता है या फिर रिप्रेजेंट करता है, तो वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए करता है। तो वो किस चीज़ के लिए करता है, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए करता है। मंथ वो स्पेशली, या फिर हम कह सकते हैं जर्नली, वो एक क्वार्टर हो सकता है, एक मंथ हो सकता है, या फिर एक ईयर हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, तो जो ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्टिव है वो सिंपली क्या होता है, टू चेक द ऑनेस्टी ऑफ द अकाउंटेंट, बिल्कुल नहीं, टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी, बिल्कुल नहीं, टू लिस्ट द नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, नहीं, टू समराइज द लेजर, बिल्कुल, कि हमें जो लेजर है उसको हमें क्या करना है, समराइज करना है। तो इसका राइट आंसर ए आएगा, ठीक है ना, राइट आंसर ए आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ, तो ट्रायल बैलेंस किसकी समरी है, जर्नल की, लेजर की, कैश बुक की, बैलेंस शीट की। सिंपली जो ट्रायल बैलेंस है वो जर्नल की नहीं, लेजर की। देखिए जर्नल पहले बनेगा फिर लेजर बनेगा, लेजर में हमें अकाउंट बैलेंसेस का पता चलेगा, उसी के बेस पे हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। तो जो ट्रायल बैलेंस है वो समरी है किसकी, लेजर की, ठीक है ना, तो वो लेजर की है, तो राइट आंसर बी आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, एन एग्री ट्रायल बैलेंस वन वेयर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट इज, देखिए अगर ट्रायल बैलेंस एग्री कर रहा है तो वो क्या सिग्निफाई कर रहा है या फिर उसका क्या मतलब है, कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, प्राइमा फेसिया एविडेंस ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, evidence that no transactions were omitted, proof that all entries were posted to correct accounts। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, प्राइमा फेसिया एविडेंस ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, यानी कि सी व्हाट अपेयर्स टू बी ट्रू, कि मतलब क्या सही है, ठीक है ना। तो इसका मेन ये मतलब होता है, आपको बस ये क्वेश्चन एज इट इज याद कर लेना है कि प्राइमा फेसिया एविडेंस ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, ठीक है ना, ये सिग्निफाई करता है या फिर ये शो करता है अगर एक जो ट्रायल बैलेंस है वो एग्री हो रहा है।
तो क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ अ ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स द ट्रायल बैलेंस विल। अगर एक ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीटली ओमिटेड हो जाती है बुक्स से, तो ट्रायल बैलेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, अगर हमने किसी चीज़ को रिकॉर्ड ही नहीं किया, ठीक है ना, अगर हमने किसी चीज़ को, सपोज हमने किसी चीज़ को कंप्लीटली ओमिट कर दिया, उसका हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो जो हमने बाकी चीज़ें जो हैं क्या बोलते हैं रिकॉर्ड कर ली हैं, वो तो टैली कर ही जाएंगी ना। तो इसका राइट आंसर आएगा कि अगर हम कंप्लीटली किसी चीज़ को ओमिट कर देते हैं तो ट्रायल बैलेंस है वो फिर भी टैली कर जाएगा। तो राइट आंसर बी आएगा, ठीक है ना, राइट आंसर बी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, विच एरर इज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय अ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस से हमें क्या नहीं पता चलता? रॉन्ग टोटलिंग ऑफ लेजर, एरर ऑफ पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, रॉन्ग टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस कॉलम्स। देखिए, ट्रायल बैलेंस से हमें क्या नहीं पता चलता? हमें ट्रायल बैलेंस से सिंपली वो चीज़ नहीं पता चलती जिसका हमने कभी कुछ रिकॉर्ड किया ही ना हो। यानी कि अगर हमने किसी चीज़ को कम्प्लीटली ओमिट, यानी कि हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो अगर हम उसको, जब हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो उसका फिर कोई जो है इम्पैक्ट या फिर नहीं पड़ेगा किस पर? ट्रायल बैलेंस पर। उसकी वजह से उनकी बैलेंसिंग में फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो टैली कर जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, ठीक है ना। अगर हम रॉन्ग टोटलिंग करेंगे लेजर की तो फिर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर हम पोस्ट करेंगे लॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट, यानी कि अगर हमने 2 बार डेबिट में, जिसे कह रहे हैं, पोस्ट कर दिया, फिर भी फ़र्क पड़ेगा क्योंकि फिर डेबिट का बैलेंस जो है एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर हमने ट्रायल बैलेंस का ही रॉन्ग टोटल कर लिया है, फिर भी फ़र्क पड़ेगा, टैली नहीं करेगा। लेकिन अगर हमने कंप्लीटली ओमिट कर लिया है तो उसका जो है फिर वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस पर वो टैली कर जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, तो क्वेश्चन नंबर 29 है, एक सेकेंड, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? ओके, हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, इफ $500 इज रिसीव फ्रॉम राम बट क्रेडिटेड टू श्याम अकाउंट द ट्रायल बैलेंस विल। अगर हमने 500 जो है राम से रिसीव किया है, हमने किससे रिसीव किया है? राम से रिसीव किया है, और हमने श्याम को क्रेडिट कर लिया है, तो क्या ट्रायल बैलेंस जो है वो, क्या बोलते हैं, टैली होगा? तो बिल्कुल ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, साइड सही में डाला है, बस नाम जो है हमने चेंज किया है, तो उसका ट्रायल बैलेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो टैली कर जाएगा। तो राइट आंसर ए है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल इफेक्ट। सिंपल सी बात है कि जो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल हैं वो अफेक्ट क्या करेंगे, या फिर उनका क्या अफेक्ट है? द टेलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बट नॉट द टेलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, ओनली द कैश बुक, ओनली द लेजर। देखिए, अगर हमने प्रिंसिपल का इफेक्ट किया है, प्रिंसिपल एरर होते क्या हैं एक्चुअली में, मेरे वही माइंड में चल रहा था कि वो मैं ये तो बताया ही नहीं कि प्रिंसिपल एरर होता क्या। देखिए, प्रिंसिपल एरर सिंपली ये होता है कि जब आप मशीन लेते हैं और उसके ऊपर जो इंस्टॉलेशन पर खर्चा करते हैं, तो वो सिंपली किसके ऊपर आपको शो करना होता है? आपको उस मशीनरी के या एसेट के खर्चे में ही शो करना होता है। बट आपने क्या कर दिया, आपने जो है मशीनरी पर ना शो करके उसको अलग से वेजिस का खर्चा बता दिया। तो सिंपली प्रिंसिपल जो एरर्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है ना, समझ आया। अब प्रिंसिपल एरर से क्या होगा? तो प्रिंसिपल एरर से क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट तो हो जाएगी, मतलब कि जो प्रॉफिट है उसको तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं होगा, ठीक है ना, वो टैली नहीं होगा। तो राइट आंसर बी आएगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 ये कहता है कि आ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। हमें ट्रायल बैलेंस कब प्रिपेयर करना होता है? सिंपली या तो हम मंथली, क्वार्टरली या एनुअली, मतलब जिस जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट है, तो जब भी आपको इसकी रिक्वायर्ड हो, नीड महसूस हो, तो आप जो हैं इसको बना सकते हैं। तो 31 का राइट आंसर बी आएगा, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 है द डिफरेंस इन अ ट्रायल बैलेंस इज टेम्परेली ट्रांसफर टू। जो डिफरेंस होता है ट्रायल बैलेंस का उसको हम सिंपली टेम्परेरी कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं कि सपोज इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि अगर डेबिट साइड 1 लाख आ रही है और क्रेडिट साइड 95,000 आ रही है, तो हमें 5,000 का पता नहीं चल रहा कि वो कम किसकी वजह से है, कौन सा एरर हमसे हुआ है, क्या हम कुछ भूल के हैं रिकॉर्ड करना, या कुछ गलती हमसे लग गई है, या टोटलिंग में गलती लगी है लेजर के बैलेंस को काउंट करते समय, मतलब कोई गलती हुई है, हमें पता नहीं चल रहा है कि हमसे गलती क्या हुई है। तो फॉर अ टाइम बिंग कुछ देर के लिए उतना अमाउंट, क्योंकि हमें तो टैली करना है डेबिट और क्रेडिट साइड, ठीक है ना, तो कुछ देर के लिए वो जो हमने अमाउंट है वो हमने सस्पेंस अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र कर देना है। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, सस्पेंस अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 33 है कंपनसेटिंग एरर्स आर दोज वेयर। देखिए कंपनसेटिंग एरर्स वो होते हैं जहां पर एक जो एरर है वो दूसरे को कंपनसेट कर देता है, ठीक है ना, एक एरर जो है वो दूसरे एरर को कंपनसेट कर देगा, जिसकी वजह से बुक जो ट्रायल बैलेंस है वो जो है टैली कर जाएगा, वो डिफरेंस शो नहीं करेगा, सिंपली वो टैली कर जाएगा। मतलब आप ये समझिए, ज़्यादा टेक्निकल बातों में नहीं जाइए, सिंपल सी बात है, वो टैली कर जाएगा, ठीक है ना। कंपनसेटिंग एरर्स जो होते हैं वो वाले एरर्स होते हैं। अब इसमें हमें पूछा क्या जा रहा है कि इनमें से कंपनसेटिंग एरर्स कौन सा होगा। वन एरर इज कैंसल्ड बाय अनदर एरर, बिल्कुल देखिए ए ही इसका राइट आंसर है। एक एरर जो दूसरे एरर को कैंसिल कर दे, सिंपली वो ही कंपनसेटिंग एरर होता है। तो राइट आंसर आएगा ए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 34 है ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन लोकेटिंग एरर्स, दिस मीन्स। देखिए ट्रायल बैलेंस जो है हमें वो एरर्स लोकेट करने में हेल्प करता है। इसका मतलब क्या है, इट टेल्स यू एग्जैक्टली विच पेज द एरर इज ऑन। यह आपको यह बताता है कि कौन से एग्जैक्ट पेज में आपने गलती की है। इट सिग्नल्स दैट एन एरर एग्जिस्ट इफ इट डजेंट टैली। ये सिग्नल देता है हमें, ये ऐसा हमें बताता है कि एक एरर एग्जिस्ट करता है क्योंकि जो बैलेंसेस है, जो डेबिट कॉलम है वो क्रेडिट कॉलम के बराबर नहीं आ रही। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर यही है कि ये सिग्नल हमें देता है कि एक एरर हुआ है जिसकी वजह से जो डेबिट कॉलम है वो क्रेडिट कॉलम के इक्वल नहीं आ रही। तो राइट आंसर इसका आएगा बी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ समराइज्ड लेजर। तो इनमें से समराइज्ड लेजर कौन सा है, तो वो सिंपली वही हम पढ़ रहे हैं ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ये एक लिस्ट ऑफ बैलेंसेस है जहाँ पर डेबिट साइड की जो चीज़ें हैं उसको डेबिट साइड में और क्रेडिट बैलेंसेस वाली चीज़ों को क्रेडिट बैलेंस में हम शो करते हैं, इसीलिए इसको समराइज्ड लेजर बी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 है सेल्स रिटर्न्स अकाउंट यूजुअली हैज़ अ। जो सेल्स रिटर्न अकाउंट है उसका क्या होता है। देखिए सेल्स का क्या बैलेंस होता है, देखिए सेल्स का तो क्रेडिट बैलेंस होता है, वो हमारे इनकम होती है, तो वो हमारे लिए क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। अब सेल्स रिटर्न हो रही है तो उसको अगर हमें रिवर्स एंट्री करनी है तो सेल्स रिटर्न को हम क्या करेंगे, तो सिंपली अगर सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है और उसको हमने रिटर्न एंट्री करनी है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा। तो इसका राइट आंसर आएगा ए, डेबिट बैलेंस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 है परचेज रिटर्न्स अकाउंट यूजुअली हैज़ अ। देखिए जैसे वही बात आ गई, देखिए परचेजेस का जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि वो एक नॉमिनल अगर हम अकाउंट रखें हम, तो क्या होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो डेबिट जो है वो बैलेंस होता है परचेजेस का। अब हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं यानी कि हमारा एक्सपेंस कम हो रहा है, तो रिवर्स एंट्री करेंगे तो वो सिंपली क्या होगा, उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। तो 37 का राइट आंसर बी आएगा कि परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 है व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ ड्राइंग्स इन अ ट्रायल बैलेंस। तो ड्राइंग्स की क्या ट्रीटमेंट होगी। देखिए सिंपली आपको ये देखो कि ड्राइंग्स का बैलेंस कौन सा होता है, ठीक है ना। आप ये देखो कि ड्राइंग्स का
कौन सा बैलेंस होता है? तो देखिए ड्राइंग्स का जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि वो एक बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो जो एक्सपेंस है उसका डेबिट बैलेंस है, इस वजह से ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स का कौन सा बैलेंस होगा? तो डेबिट बैलेंस होगा। तो राइट आंसर बी आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, रेंट आउटस्टैंडिंग्स इज अ लाइबिलिटी विल बी शोन इन द। देखिए सिंपली रेंट आउटस्टैंडिंग्स जो होता है वो एक लाइबिलिटी होती है। एक रेंट जो हमें पे करना है, ठीक है ना, हमने चीज़ तो इस्तेमाल कर ली पर अभी उसका हमने रेंट नहीं दिया, तो वो एक हमारे लिए लाइबिलिटी है। तो जो लाइबिलिटी होती है उसका सिंपली क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ट्रायल बैलेंस में वो कहाँ शो होगी? तो सिंपली क्रेडिट साइड में शो होगी, ठीक है ना। तो राइट आंसर बी है। सी क्यों लिख रहा हूँ मैं, तो फिर से लिख देता हूँ। तो राइट आंसर इसका बी है। ओके, बी इज द राइट आंसर, क्रेडिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रीपेड इंश्योरेंस एंड एसेट विल बी शोन इन। देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड, पहले आपको ये याद रखना है कि जो प्रीपेड इंश्योरेंस होता है वो एसेट होता है, और एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? तो भाई एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। तो राइट आंसर ए आएगा। ओके, तो सिंपली आपको पता होना चाहिए कि कौन से जो अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, फिर आपके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएंगी। द बैलेंस ऑफ द कैश अकाउंट इज ऑलवेज, जो कैश अकाउंट है उसका ऑलवेज क्या बैलेंस होगा? देखिए उसका या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो नील होगा। यानी कि आपकी जेब है, या तो आपकी जेब में कुछ पैसे पड़े होंगे या तो आपकी जेब में कुछ नहीं पड़ा होगा, लेकिन उसमें कभी ये नहीं होगा कि उसमें माइनस लगा हो। तो बस वैसे ही समझिए कि जो कैश अकाउंट है या तो उसका डेबिट बैलेंस होगा या तो नील बैलेंस होगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर बी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट यूजुअली शोज आ। देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है एक हिसाब से लाइबिलिटी होती है कि आपके बैंक अकाउंट में 100 रुपये थे, आपने 150 निकाल लिए, बैंक को बोला कि 50 रुपये आप पे ऑफ कर दोगे, तो वो आपके लिए एक लाइबिलिटी है। और तो जो लाइबिलिटी होती है उसका कौन सा बैलेंस होता है? तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो राइट आंसर बी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट की क्रेडिट बैलेंस होगी। तो क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, इफ द टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज 44,000 देन द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड मस्ट बी। तो देखिए हमने आप पहले ही बताया कि ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि हमें कॉलम्स को टैली करना चाहिए, वो टैली होने चाहिए। तो अगर डेबिट साइड का जो टोटल है वो 44,000 है, तो क्रेडिट साइड का भी 44,000 ही होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ड्यूअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट है, ठीक है ना। ड्युअलिटी कंसेप्ट हमें क्या कहती है कि जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट होना चाहिए। तो राइट आंसर बी होगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। बैड डेट्स रिकवर्ड इज अ गेन एंड विल बी शो अ। देखिए बैड डेट्स वो पैसा होता है जो आपको लगा था डूब गया, बट ऐसा हुआ कि अब किसी वे में आपको वो पैसा वापस आ गया, तो वो आपके लिए क्या हुआ? वो आपके लिए सिंपली गेन हुआ। तो जितना भी गेन होता है उसका कौन सा बैलेंस होता है? इनकम या गेन, तो उसका सिंपली क्रेडिट बैलेंस होता है। तो 44 का राइट आंसर आएगा बी, क्रेडिट बैलेंस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 है, क्लोजिंग स्टॉक यूजुअली। देखिए क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ना उसकी हमें ट्रीटमेंट बतानी है, तो हम पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर मतलब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्योंकि वैसे आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक है, यूजुअली अपेयर्स इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, अपेयर्स आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस एज एन एडजस्टमेंट, इट नेवर रिकॉर्डेड, इट शोज इन द क्रेडिट कॉलम ओनली। देखिए जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अमाउंट या वो ऐसा स्टॉक जो कि आपका बच गया है, ठीक है ना, तो उसको हम कहाँ शो करते हैं? तो यूजुअली वो ट्रायल बैलेंस के बाहर शो होता है और एज एन एडजस्टमेंट शो होता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, अपेयर्स आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस एज एन एडजस्टमेंट। तो राइट आंसर आएगा 45 का बी। तो क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, इफ क्लोजिंग स्टॉक अपेयर्स इनसाइड द ट्रायल बैलेंस इट मीन्स, अगर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कहाँ पर शो हो रहा है?
ट्रायल बैलेंस के अंदर शो हो रहा है, तो उसका क्या मतलब है? इट हैज़ बीन एडजस्टेड अगेंस्ट परचेजेस, द अकाउंटेंट मेड अ मिस्टेक, सेल्स हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड, इट इज़ अ सर्विस बिजनेस। तो देखिए, अगर क्लोजिंग स्टॉक है और वो ट्रायल बैलेंस के अंदर सिंपली क्या हो रहा है, अपेयर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एडजस्ट, हमने परचेजेस में उसको एडजस्ट कर दिया है, ठीक है ना। तो हमने उसको क्या कर दिया है, परचेजेस में एडजस्ट कर लिया है, तो इस वजह से वो अंदर शो हो रहा है, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा ए, इट हैज़ बीन एडजस्टेड अगेंस्ट परचेजेस, ठीक है। तो मैं अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक के बारे में पूरा अगर एक्सप्लेन करने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और अगर आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, तो उसके रिलेटेड मैं आपको फिर समझा दूंगा एक अलग से वीडियो में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 47 है, फर्नीचर अकाउंट इज अ डैश अकाउंट एंड हैज़ अ डैश बैलेंस। देखिए, सिंपली आपको इतना तो पता होना चाहिए कि फर्नीचर आपके लिए एक एसेट है, और एक एसेट का कौन सा, और एक एसेट जो होता है वो कौन सा होता है, वो रियल अकाउंट होता है, ठीक है ना। एसेट जो होता है वो रियल अकाउंट होता है, और उसका डेबिट बैलेंस होता है। तो उस हिसाब से 47 का राइट आंसर आएगा बी, फर्नीचर अकाउंट इज अ रियल अकाउंट एंड हैज़ अ डेबिट बैलेंस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, डिस्काउंट अलाउड इज एन डैश एंड शोज अ डैश बैलेंस। देखिए, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट क्या कि आपको किसी ने पेमेंट की है और आपने कुछ छूट दी है, तो वो पहली बात तो आपके लिए एक्सपेंस है, ठीक है ना। डिस्काउंट जो अलाउड है आपके लिए वो एक्सपेंस है, और जो एक्सपेंस होता है उसका कौन सा बैलेंस होता है, तो उसका डेबिट बैलेंस होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा, डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस एंड शोज अ डेबिट बैलेंस। तो राइट आंसर बी आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन डैश एंड शोज अ डैश बैलेंस। जो डिस्काउंट रिसीव्ड है वो कौन सा बैलेंस है, मतलब वो कौन सा, वो हमारे लिए इनकम है, एक्सपेंस है, क्या है, और उसका कौन सा बैलेंस होता है। देखिए, जैसे डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस था, वैसे डिस्काउंट रिसीव्ड, हमने किसी को पैसे दिए, उन्होंने हमें छूट दी, तो वो हमारे लिए फ़ायदा है, तो फ़ायदा इसका मतलब वो हमारे लिए इनकम है, और इनकम का क्रेडिट बैलेंस आता है, तो इसलिए 49 का राइट आंसर आएगा ए, इनकम एंड क्रेडिट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 50 है, द पर्पस ऑफ द पर्पस ऑफ अ ट्रायल बैलेंस इज टू एक्ट एज अ डैश चेक। तो सिंपली हम जो ट्रायल बैलेंस का मेन पर्पस होता है वो अर्थमेटिकली एक्यूरेसी को शो करने के लिए होता है, तो वो हमें सिंपली बताता है, वो हमें अर्थमेटिकल चेक बताता है कि जो डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड के इक्वल आ रही है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर बी आएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।